बजट की बात करेंगे, क्योंकि बजट आने वाला है तो तजावीज़ भी सामने आ रही हैं, तनकीद भी हो रही है। ये भी बात की जा रही है गवर्नमेंट को यूं कर लेना चाहिए, गवर्नमेंट ऐसे करेगी तो मईशत बेहतर हो जाएगी। बजट को कैसे अवाम दोस्त बनाया जाए, हुकूमत भी इसी के ऊपर सोच रही है। बिल्कुल, और महंगाई के बोझ तले दबे आवाम को रिलीफ देने के लिए इस वक्त क्या इकदाम करने की ज़रूरत है, इस हवाले से तजावीज़ सामने आई हैं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने हुकूमत को बजट के हवाले से अहम तजावीज़ पेश कर दी हैं। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार मखदूम खसरू मुख्तार से निजी कारोबारी पॉलिसी के लिए जो लॉबिंग करने वाले फोरम से मुलाकात उन्होंने की। इस मौके पर ताजर बरादरी की जानिब से हुकूमत को मशवरा दिया गया है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि आइंदा बजट में मशवरा क्या दिया गया है कि टैक्सेस में कमी की जाए। इस इकदाम से मुल्क की सनत जो है उसको फ़रोग मिलेगा। बिजनेस काउंसिल ने मशीनरी की दरामद पर सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी को कम करने पर भी जोर दिया है। और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने हुकूमत से यह भी कहा है कि जो टायर इंडस्ट्री है उस पर रेगुलेटरी ड्यूटी को भी बिल्कुल खत्म किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही वफाकी वजीर ने ताजरों को मुल्क के अंदर और दुनिया भर में दस्तियाब मौक़ों की तलाश के लिए मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में हर तरह की मदद फराहम करने की यकीन दहानी भी करवाई है। लेकिन बात फिर वही है कि बजट में किस तरीके से रिलीफ दी जाएगी आवाम को, आवाम उससे किस तरह से मुस्तफ़ीद हो पाएंगे, ये देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और क्या तजावीज़ दी गई हैं, क्या बातचीत हुई है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन ज़ुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। कारोबारी तबके के इस बजट के लिए हुकूमत से क्या मुतालबात हैं, क्या चाहते हैं कि ये बजट कैसा हो? देखिए, हमारा मुतालबा यानी बजट के अंदर जैसे हमेशा होता है कि आप जो है ना कोई बजट के अंदर रिलैक्सेशन चाहिए। रिलैक्सेशन इन द सेंस के हम टैक्स भरना चाहते हैं, लेकिन मोडालिटीज ऑफ टैक्स जो हैं, जो टैक्स कलेक्शन करने के जो तरीका कार है उस पे हमको हमेशा एतराज होता है। अच्छा। और ये जो नंबर ऑफ नोटिस जो इश्यू करते हैं इसका कोई हिसाब ही नहीं। हम ये चाहते हैं कि टैक्स को टैक्स के तरीके से वसूल किया जाए। और दूसरी बात ये है कि जो टैक्स का नेट जो है उसको ब्रॉडन किया जाए। हम ये चाहते हैं कि जो अगर 22 करोड़ के लोगों के मुल्क में अगर 22 लाख लोग अगर टैक्स पेयर हैं, उसमें से भी कोई 8 से 10 लाख रुपए जो है ना बिजनेस कम्युनिटी वाले पेमेंट करते हैं, तो पूरे पाकिस्तान का ये पोटेंशियल तो नहीं है। हम ये चाहते हैं कि टैक्स को नेट को बड़ा होना चाहिए। जो इस लैंड के ऊपर, जो इस जमीन के ऊपर पाकिस्तान में जो पैसा कमाता है, वो अगर उसके थ्रेशहोल्ड जो इनकम टैक्स का है उससे ज्यादा अगर कमाता है तो वो उसी तनासुब के साथ वो टैक्स दे। हमारी सिर्फ ये डिमांड है कि ये इस तरह से दे। और दूसरा, टैक्स के रेट्स जो हैं उनको जरूर कंसिडर करना चाहिए। अगर हम ये जो 29% पे और 30% पे हैं, फिर सुपर टैक्स की भी हम बात करते हैं, ये मुनासिब नहीं है। कोविड के बाद ना इंडस्ट्री ना ट्रेड इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आपको इसके अंदर कंसिडर करना पड़ेगा कि टैक्स रेट को नीचे लेके आए। और इसके अलावा सेल्स टैक्स है, उसके अंदर भी जो है ना एक ऐसी कमी की जरूरत है जिससे लोग जो है ना इसमें आने के लिए हो, न कि उससे निकलने के लिए, उससे दूर रहने के लिए। मोतीवाला साहब, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने टैक्सेस और ड्यूटीज में कमी के हवाले से वफाकी वज़ीर से मुलाकात भी की है। क्या इस हवाले से कोई मुस्बत पेशरफ्त हुई है? देखिए, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने जरूर मुलाकात की है और उन्होंने जो है ना परसेंटेज जो टैक्सेस की है उसको कम करने की बात की है ताकि री इन्वेस्टमेंट हो सके। मैं समझता हूँ कि हर मीटिंग का कोई ना कोई मुस्बत पहलू निकल ही आता है। हम शौकत तरीन से हमारी भी बात हुई है और वो इंशाल्लाह ताला कराची आ रहे हैं तो कराची चेंबर में वो आएंगे। उनके साथ हम इंशाल्लाह सैर हासिल गुफ्तगू भी करेंगे और उनको जितने हमारे मसाइल हैं। देखिए, बात यह है कि टैक्सेशन का निजाम, बजट जो है ना हमारे यहाँ जो है ना ऐसे देखा जाता है कि कोई बजट आ रहा है अब तो बड़ी आफत आ जाएगी और बजट से जो है ना चीजें महंगाई हो जाएगी। और हमारे यहाँ होता भी यूं ही है। हम बजट को जो हुकूमत जो आलाकार बनाती है वो टैक्स कलेक्शन का, अपने लिए रेवेन्यू के टारगेट्स को मीट करने का, रेवेन्यू को बढ़ाने का। हर दफा ऐसे ही होता है कि इसकी ड्यूटी इतनी बढ़ा दी, उसके ऊपर हमने इतना टैक्स बढ़ा दिया, जो टैक्स से एग्जम्पशन थे उनको एग्जम्पशन को हमने विड्रॉ कर लिया और जो है ना हमने इस चीज के अंदर इतना टैक्स बढ़ा दिया। बजट इसका नाम नहीं है। बजट जो है ना वो होता है इसलिए कि हम एनालिसिस करेंगे पिछले साल में हमने जो टैक्स कलेक्शन की उसकी हमने क्या क्या उसके अंदर हमारे क्या प्रॉब्लम्स रहे और हमने क्या कम कलेक्ट किया, ज्यादा कलेक्ट किया, किन सेक्टर्स में कलेक्ट किया, किन सेक्टर्स में पोटेंशियल है, किन सेक्टर्स में नई इन्वेस्टमेंट आई है और हमारा टारगेट क्या है। देखिए, हमको अगर इंडस्ट्रियलाइज करना है इस मुल्क में और इस मुल्क को वहां ले जाना है जहाँ इमरान खान साहब का विजन है कि जो है ना लोग बाहर से नौकरी करने को आए, हमारे लोग बाहर न जाए, उसके लिए क्या जरूरत किस बात की? ये ऐसे ही तो नहीं होगा, खाली बात करने से नहीं होगा।
ये उससे होगा जब आप इकदाम उसके हिसाब से लेंगे। और वो इकदाम क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एक एटमॉस्फेयर मुहैया करें, ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा माहौल जिसके अंदर जो चीजें लगाने के लिए दरकार होती हैं वो सारी यहाँ हम उनको मुहैया करें। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, कोरोना की वजह से भी हमने देखा कारोबारी तबके का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उस पर बात हो रही थी कि हुकूमत जो है कुछ रिलीफ दे, इस नुकसान का इजाला करने के लिए भी क्या कोई बातचीत चल रही है? देखिए, हुकूमत ने पिछली जब कोविड का सीजन आया तो हुकूमत ने काफी सारे इकदाम लिए, जिसमें उन्होंने सैलरी पैकेज के लिए कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन्स दी। इसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए 1% स्टेट बैंक स्प्रेड के साथ उन्होंने मशीनरी के लिए लोन दी। फिर इसके बाद उन्होंने जो हमारे जो सेल्स से रिफंड्स थे वो सारे उन्होंने जो ना बहुत जल्दी करके उसको हमें वापस किया। इसी तरह से कस्टम रिबेट्स भी वापस आए। ये सारी मदद गवर्नमेंट ने पिछले कोविड के फेस में की थी पिछले साल। इस साल इस मदद का हमको इंतजार है। इस साल भी लोगों को, खास करके ट्रेड को और वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो लोकल को कैटर करता है। देखिए, एक एक्सपोर्ट का सेक्टर है और एक लोकल का सेक्टर है। एक्सपोर्ट के सेक्टर को जब कोविड बहुत पीक पर था, जब वहां भी बहुत हालात खराब थे, लेकिन अभी बतदरीज जब वहां से कोविड के असरात खत्म हुए हैं तो वहां एक्सपोर्टर्स के पास ऑर्डर भी आए हैं और वो उनकी मिलें चल भी रही हैं। लेकिन जो आज लोकल को कैटर कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का शिकार है। उसके अंदर हमको जो है ना इनकी मदद, एसएमईज की, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उनको शदीद इनकी मदद की जरूरत है गवर्नमेंट की। और इसी तरह से जो ट्रेड कम्युनिटी है उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है कोविड की वजह से। जो लॉकडाउन हुए, और इस दफा आप देखें रमजान के महीने में ईद का सीजन उनको नहीं मिला। वही सीजन होता है जब वो उनके पूरे साल की सेल्स वो करते हैं। और आप देखें, मैंने बड़ी कोशिश की और मैंने समझाने की गवर्नमेंट को कि कम से कम आखिरी 2 दिन जो है, यानी ईद की रात और ईद से 1 दिन पहले की रात, उसको आप इफ्तार से लेकर सहरी तक खोल दें। वो भी उन्होंने माना नहीं। कोविड है, उनके पास अपने नंबर्स होंगे, मैं उनको इल्जाम नहीं देता, लेकिन मैं इनको ये बताना ये चाहता हूँ आपके तवज्जुह से कि जो आपकी ताजिर बिरादरी है, खास करके जो छोटे दुकानदार हैं, उनको बेहद नुकसान हुआ है। उनके लिए कोई एक ऐसी स्कीम हम चाहते हैं इस बजट के अंदर जिससे इनके आंसू पूछ जाए। मोतीवाला साहब, हालिया दिनों में बात करें तो अंडर इनवाइसिंग का मसला भी सामने आया था, जिसके पेश नज़र हुकूमत को इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज बनाने की तजवीज़ दी गई थी। इसको कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है? देखिए जी, बात यह है कि अंडर इनवॉइसिंग एक मिनेस है जो कि जिसको कंट्रोल होना चाहिए। इसमें कोई दो बातें नहीं है, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं जो कि अंडर इनवॉइसिंग के अंदर काम कर सकते हैं, वो उनको ईमानदारों का हक मारते हैं, जो कि ईमानदार रहकर पूरी ड्यूटी भरकर अपना माल बेचना चाहते हैं। उनके पास ये सकत ही नहीं होती कि उनके साथ वो उनके सामने खड़े रह के वो माल बेच सकें। तो अगर अंडर इनवॉइसिंग के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, देखिए, एक हमने एक जमाने में मुशर्रफ साहब के जमाने में हमने एक फार्मूला बना के दिया था जो आज भी चल रहा है। तो ये फार्मूला इज गुड फॉर एवरी कमोडिटी। मैं आपको बताऊं, ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए। हमने एक फार्मूला बनाया था जिससे वो इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला था, जिससे बेसिक रॉ मटेरियल के रेट को फीड करने से उसकी जितनी कंपोनेंट है वैल्यू एडिशन की, वो सारों की कॉस्टिंग आ जाती है। यानी मैं अगर टेक्सटाइल की जबान में कहूँ तो पीटीए और एमएजी की हमने कॉस्ट डाली, जो कि इंटरनेशनल कमोडिटी है। इसके बाद उसका ग्रे क्लॉथ, ट्विस्टेड क्लॉथ, उसका आपका डाइड व्हाइट क्लॉथ, डाइड क्लॉथ, प्रिंटेड, सब कुछ उसके अंदर आ गया, गारमेंट आ गया। हर एक की वैल्यू एडिशन के साथ हमने उसकी वैल्यू निकाल दी। ये जब आप इसको बटन तो पंच करेंगे सिर्फ इसको लगाने से, तो उस कमोडिटी की पूरी की वैल्यू आ जाएगी। अगर किसी ने मिसाल के तौर पर फैब्रिक इंपोर्ट किया तो ऑटोमेटिक फैब्रिक की वैल्यू जो है ना कंप्यूटर देगा। और उससे हमने देखा कि हमने उस वक्त जब उसको ये टास्क मुझे दिया गया तो मैंने वो जो ड्यूटीज थी उनको 1/3 कर दिया। यानी वो 40-42% ड्यूटी थी, मैंने 7% से लेकर 21% ड्यूटी की। इसके बावजूद भी जब ये इस फार्मूला की एप्लीकेशन के साथ जब गुड्स आया टेक्सटाइल, तो 151% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रुपी कलेक्शन हुआ। पॉसिबल है। देखिए, बात ये है कि अगर नियत हो। ठीक है ज़ुबैर मोतीवाला साहब, हमें ये भी बताएं कि बिजली के नरखों पर भी आपने कुछ तजावीज़ दी हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया आपने? समझता हूँ कि बिजली का जो टैरिफ है उसका ताल्लुक बजट से शायद बनता नहीं है, लेकिन हम तो बिजली से बहुत ज्यादा नाला हैं। और इतनी ज्यादा, आप आज टैरिफ तो देखिए बिजली का क्या हो गया। अगर आप
छोटी यानी जो आप B2 टैरिफ जिसको कहते हैं, जिसके अंदर जो है ना 70 किलोवाट या इससे कम के लोग हैं, उनकी जो सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स मिलाकर उनकी 25 रुपए से ज्यादा जो है ना पर यूनिट कॉस्ट है। ये किसी तरह से भी, मेरा ख्याल नहीं कि पूरे एशिया में कहीं ये रेट हो जो इस वक्त इनको ये रेट दिया जा रहा है। अब ये अनरजिस्टर्ड लोग हैं, ये रजिस्टर होना नहीं चाहते और सेल्स टैक्स भी वो कॉस्ट में गिनते हैं। तो होता ये है कि इन सब चीजों को गिनने से क्या होता है कि जो है वो कंपटीशन से आउट हो जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो ये होता है कि इम्पोर्टेड जो गुड्स हैं वो वारे में आ जाते हैं। कहते हैं कि हम जब हम बात करते हैं बिजली की, तो मेरा तो सिंपल फार्मूला है कि यार आपके पड़ोस में जो ममालिक हैं उसमें B2 का टैरिफ क्या है, B1 का क्या है, B3 का क्या है, वो निकाल लें। उससे आप 8 आना 1 रुपया फर्क से आप अगर हमारे लोगों को देंगे तो हम इंडस्ट्री चला सकेंगे। वरना ये जो हाल चल रहा है कि कुछ चल रही हैं, कुछ बंद हो रही हैं, फिर चल रही हैं, फिर बंद हो रही हैं, ये ऐसे ही होता रहेगा। और जो है ना इसके अलावा हम कोई सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर SME का एक जो इंडस्ट्री का जो जाल बिछना चाहिए जिसमें सारे लोग मुलाजिमतों से हों और कोई फारिग ना हो, तो हम बहुत सारे टारगेट्स को अचीव करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर हो जाएगा, फंडामेंटलिज्म सब ठीक हो जाएगा। तो जो ना ये हम क्यों नहीं करते, मेरी समझ में नहीं इससे इंडस्ट्रियलिस्ट तो परेशान है ही है, आम आवाम भी बड़ी परेशान है। टैक्स की बात कर रहे थे आप, पाकिस्तानियों पर हम देखें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का बहुत ज़्यादा बोझ है। ऐसे में रोज़गार की सूरत हाल भी आपके सामने है। टैक्स नेट बढ़ाने के साथ साथ आवाम पर से टैक्सों के बढ़ते हुए बोझ को कैसे उठाया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है? सिर्फ 1 लाख लोग ऐसे हैं इस मुल्क के अंदर, 22 करोड़ लोगों में सिर्फ 1 लाख लोग ऐसे हैं जो कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टैक्स देते हैं। मेरा मतलब सिग्निफिकेंट से जब बात करता हूँ तो 10 लाख या इससे ज्यादा के टैक्स देने वाले सिर्फ 1 लाख लोग हैं। उसके अंदर से अगर आप फर्दर बाइफरकेशन करें तो 70% टैक्स आता है वो कोई 70 लोगों से आता है। तो ये सूरत हाल सारी आपके सामने है। इसका टैक्स के रेट जो आज हैं उससे हम आधे नहीं, उससे हम 25% पे ले जा सकते हैं अगर हमारे पास वो लोग जो इस मुल्क में कमाते हैं जमीन के ऊपर, अगर वो अपनी लायबिलिटी दें, टैक्स अपना दें, तो मेरा ख्याल है कि टैक्स रेट को हम कम ला सकते हैं। सबको टैक्स देना चाहिए। अगर सब मिलके टैक्स देंगे, बजाय अगर ये 9-10 लाख लोगों के कारोबारी, अगर आप इस नंबर को ले जाएं जो इजीली 1 करोड़ लोगों से ज्यादा का है, लेकिन अगर हम 20 लाख की बात करते हैं तो आपका टैक्स डबल हो जाएगा, तो फिर आप उसके अंदर 50% की कटौती दे सकते हैं। टैक्स पेयर्स की तादाद को बढ़ा दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका जोतीवाला साहब, आप सबसे सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे, क्योंकि हम मईशत की बात कर रहे हैं तो हमें नए वेंचर्स की तरफ भी देखना है, नई चीज़ों को भी देखना है। हालांकि वो चीज़ें या वो ज़राए बहुत पुराने हैं, पाकिस्तान में अब आ रहे हैं। चलें, अच्छी बात है, हुकूमत की मेहनत रंग तो लाई है। पाकिस्तान में ई-कॉमर्स की तरक्की की जो है नई राहें खुल गई हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को मंजूर शुदा ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। पहले हमने बात की थी कि खबरें हैं कि कर लिया जाएगा इसको, अब कर लिया गया है, जो कि अच्छी खबर है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने इसकी बाकायदा तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये हमारी ई-कॉमर्स के लिए एक बहुत बड़ी काविश है, बहुत बड़ा कारनामा है। इससे नौजवान नस्ल और ख़वातीन कारोबारी अफराद के लिए वसी मौक़े खुलेंगे। अब्दुल रज़ाक दाऊद का ये भी कहना था कि गुज़श्ता साल से अमेज़ॉन के साथ राबते में थे, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, और अब जो है अमेज़ॉन की जानिब से इस इक़दाम से पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में शामिल हो गया है, जो कि खुशाइंद बात है। और कहा जा रहा है कि मुल्क में अरबों की सरमायाकारी और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। अब अच्छा, फ़ायदा कैसे होगा, किस तरीके से आप रजिस्टर करवाएंगे, किस तरीके से आप कारोबार कर सकते हैं, कौन कौन ये कारोबार कर सकता है, इसी पर बात करेंगे। CEO एनेबलर्स साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमेज़ॉन एक्सपर्ट हैं। साकिब अज़हर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छी खबर है कि लिस्ट में शामिल कर लिया गया, अब सेलर अकाउंट पाकिस्तान से बन सकता है। क्या पहला अकाउंट रजिस्टर करवा लिया पाकिस्तानियों ने? जी अस्सलाम वालेकुम। जी सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी मुबारक हो, बिकॉज ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है पाकिस्तान के लिए कि जो कि एक ख्वाब था कि पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस एनेबल होगी, वो 21 मई 2021 को हुई। 21 मई का दिन हमें नहीं भूलना चाहिए। और इसको अब हमें बहुत ही कह लें कि जैसे अपने घर का ख्याल रखा जाता है, इसी तरह से हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा। और पहला अकाउंट डेफिनेटली रजिस्टर्ड, पहला क्या बहुत सारे अकाउंट रजिस्टर्ड हो चुके हैं और ऑलमोस्ट इस वक्त जो लीड टाइम है पाकिस्तान से रजिस्टर्ड होते हुए ऑलमोस्ट
1 से 2 घंटे एज एन एवरेज लग रहे हैं जब अकाउंट आपका अप्रूव हो रहा है। पाकिस्तानी एड्रेसेस पे, पाकिस्तानी बैंक डिटेल्स की, पाकिस्तानी बैंक डेबिट कार्ड से, पाकिस्तानी आईडी से, जो कि आज से पहले ख्वाब था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त हमारे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, अकाउंट बना लिया अब उन्होंने, लेकिन अब पता नहीं है करना क्या है, लेकिन अकाउंट बना लिया सर। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे कि साकिब आप बता रहे हैं कि अकाउंट्स बहुत सारे बन गए हैं, हम जिम्मेदारी की भी यहाँ पर बात करते हैं, हमारे पाकिस्तानियों पर इनफरादी तौर पर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है, और अगर गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हैं तो क्या डीएक्टिवेट भी किया जा सकता है? देखें, बेसिकली आप एज ए सेलर तो रिप्रेजेंट हो ही रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से दुनिया में जब आपको कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा है, बट इशू क्या है कि आप अब एम्बेसडर बन गए हैं। ये इशू भी है और एक अच्छी खबर भी है। अब आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है कि क्योंकि जब आप ऑर्डर करेंगे, जो कि हमारी आदत है कि हम जो दिखाते हैं वो नहीं देते, पाकिस्तान में तो काम चल जाता है, लेकिन दुनिया की मार्केट प्लेस में काम नहीं चलेगा। वहाँ पे आपकी सेलर एक्सेस तो गई, लेकिन आप साथ साथ पाकिस्तान की रिप्यूट, दूसरों का रोजगार भी खराब करेंगे। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं कर सकते तो ना करें, मजे नहीं लेने इसमें। ये बहुत बड़ी चीज पाकिस्तानियों के लिए मिली है, इसको अंडरस्टैंड करना है और इसमें प्रॉपर तरीके से आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। अगर हमारा ख्वाब है ई कॉमर्स से पाकिस्तान की माशी तरक्की और हम डॉलर्स लाना चाहते हैं, तो हमें सेंसिबल होना पड़ेगा। यही टाइम है कि पहले पूरे कई सदियों से या सालों से हम लोग लगे हुए हैं कि जी ऑनलाइन शॉपिंग एक फ्रॉड है, यही है। अब ये टाइम नहीं है कहने का, अब ये है कि अब हमने खुद को चेंज करना है, ना कि लोगों को कहना है। तो आई थिंक ये अवेयरनेस कैंपेन बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट लेवल पे भी, कि मैस लेवल पे इस चीज़ को लोगों को बताया जाए कि आप सेलर नहीं बनने जा रहे, आप एम्बेसडर बनने जा रहे हैं पाकिस्तान के, और आप ये गलती से पूरे पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। ठीक है साकिब अज़हर साहब, ये भी बता दीजिएगा, 2-3 कन्फ्यूजन्स मौजूद हैं जो लोग इस पे काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान से आप सेलर अकाउंट बना सकते हैं, पाकिस्तान में अमेज़ॉन का स्टोर मौजूद नहीं है, आप बाइंग कहाँ से करेंगे? आप अगर फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन में जाना चाहते हैं तो आपको कहाँ पर भेजना होगा अपना माल? क्या पाकिस्तान पहले लाना ज़रूरी होगा, यहाँ से शिपमेंट होगी, ये क्या तरीकाकार होगा, और पैसे कैसे आपके अकाउंट में आएंगे? अब अच्छा, पाकिस्तान इस वक्त हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को अनेबल किया गया है अमेरिकन मार्केट, पूरे यूरोप की मार्केट और यूके मार्केट। इन मुल्कों में पाकिस्तानी अब अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं कहीं से भी भेज कर। और मॉडल क्या होना चाहिए और होगा कि पाकिस्तानी यहाँ से प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल क्लॉथ नैपकिन को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, जो कि घर में आप किचन में कपड़ा एक है वो साफ करते हैं, इसकी बहुत डिमांड है, वो आप शॉर्टलिस्ट करते हैं फैसलाबाद से या कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री से वो लेते हैं। उसके बाद आपने कहा मैं इसके 1000 यूनिट सेल करना चाहता हूँ, तो 1000 यूनिट अगर आप अमेरिकन मार्केट्स में सेल कर रहे हैं तो वो 1000 यूनिट्स आप यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे अमेरिका के वेयर हाउस में, अमेज़न के, वहाँ पर जाकर वो आपके 1000 यूनिट्स हमजा के नाम से स्टोर होंगे। अब जब हमजा के नाम से वो स्टोर हुए होंगे इंडिविजुअल के नाम से, क्योंकि उसके नाम से सेलर अकाउंट है, तो जब ऑर्डर प्लेस होगा तो वो ऑर्डर के पैसे अमेज़न कलेक्ट करेगा। वो अमेज़न पैसे अपनी डिडक्शंस के बाद, जो कि यूजुअली 15% होती है, और शिपिंग फीस के बाद, क्योंकि वो शिप कर रहे हैं आपकी अमाउंट, आपकी इन्वेंट्री, तो वो पैसे फिर आपके हाइपर वॉलेट एक करेंसी एक्सचेंज सर्विस है उसमें आएंगे, या पेनियर एक करेंसी एक्सचेंज सर्विस है उसमें आएंगे। वो पेनियर या हाइपर वॉलेट आपके पाकिस्तान के बैंक के साथ अटैच्ड होंगे। वो फिर आप पाकिस्तान की किसी लोकल बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं कभी भी, जब भी आपका दिल चाहे। देयर इज नो लिमिट। हर 15 से 30 दिन के बाद अमेज़न आपको पे करता जाए। तो आप क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से और इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से डॉलर्स। तो ये बेसिकली प्रोसेस। अच्छा साकिब, ये भी बताइएगा, मुस्तकबिल में आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान में स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को कितना फ़ायदा इससे हो सकता है? देखिए, इसमें तो पहले तो हम ये देखें कि पाकिस्तान की ना इस वक्त ऑलमोस्ट 5 लाख यूथ है जो हर साल ग्रेजुएट होती है, वो 1.2% एम्प्लॉयमेंट ले सकती है। अब वो लोग अब तो इस वक्त बड़े मायूस हैं सारे, क्योंकि हम देख रहे हैं जो हालात हैं कि सब कुछ बंद है और कभी ओपन बंद एंड ऑल दैट। सो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए जो कि जिनके पास पैसे नहीं थे और अपसेट थे, वो स्किल्स लर्न करें
और स्किल्स लर्न करने के बाद उन लोगों के साथ अटैच्ड हो जिनके पास पैसे हैं और समझ नहीं है करना क्या है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है, तो वो कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ग्रो होने वाली है कि पाकिस्तान से, जो कि हमारा ख्वाब था कि ई कॉमर्स का हब बने, एंड आई क्लियरली सी अगर हम इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं तो देयर इज नो पावर ऑन अर्थ एक्चुअली कैन स्टॉप कि हम 2025 में ई कॉमर्स हब पाकिस्तान को ना बना पाएं। दिस इज वेरी बिग न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। चलें ठीक है, साकिब अजहर साहब ये भी बताइएगा पाकिस्तान की मईशत को इससे कितना फ़ायदा होने जा रहा है? वो लोग जो नहीं समझ पा रहे अभी अमेज़ॉन को, उनके लिए बताइएगा मजमूई तौर पर पाकिस्तान का कितना फ़ायदा होगा, और फिर जो अमेज़ॉन पे काम करना चाह रहे हैं टैक्स सिस्टम उनके लिए क्या होगा? क्या अभी भी कुछ खामियां मौजूद हैं? अभी भी हमें कुछ और मार्केट्स हैं जिनमें जाना चाहिए? उसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, नहीं कर रही? आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे? ये इस वक्त तो हम ये देखेंगे हमारी जो इवन $10 बिलियन है उसकी एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की, और उसमें से 70% वो लोग हैं जो ऑनलाइन बेचते हैं फिर इनसे लेकर। तो हम तो खुद तो हमने कभी ब्रांड डेवलपमेंट की तरफ गए ही नहीं। ये कि हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि पहले अपने सारे जो मैन्युफैक्चरर्स और यहाँ पे यूनिट्स लगे हुए हैं उन सबको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताए कि वो कैसे खुद का ब्रांड बना सकते हैं, ना कि वो कंटेनर बेचते रहें बाहर और लोग ब्रांड बनाते रहें उनकी चीज़ों के। दुरुस्त है। हम लोग तो कभी भी फ्रंट एंड पे नहीं आ सकेंगे, तो हमें ईज करना पड़ेगा अपने सिस्टम्स को, गवर्नमेंट को। स्टेट बैंक के जो रूल्स हैं इस वक्त 180 डेज के अंदर अंदर आपने पैसे वापस लेकर आने हैं, वो एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अगर अमेज़ॉन पे नहीं सेल होती तो आपको स्टेट बैंक इशू देगा। दूसरे कस्टम्स के इशूज हैं हमारे। तीसरा हमारी जो इस वक्त लॉजिस्टिक्स हैं जी, उस काफ़ी इश्यूज हैं कि रिटर्न हैंडलिंग कैसे होगी एंड ऑल दैट। आई अंडरस्टैंड गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड, वी आर वर्किंग विद देम एज वेल। तो हमें नज़र आ रहा है कि बट नाउ ऑब्वियसली गेट ओपन, तो ये एक एमरजेंसी है, इसको एमरजेंसी बुनियादों पे हल करने चाहिए। सबको एक प्लेटफॉर्म पे बिठाकर सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहिए। अच्छा साकिब, मैं और हमजा भी हम भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ई कॉमर्स के थ्रू, किस तरीके से करें? पहला कदम क्या होना चाहिए और किस तरीके से इसको ग्रो कर सकते हैं अपने बिजनेस को? बिल्कुल, आप लोगों ने सबसे पहले अपनी सिचुएशन देखनी है कि यार मेरा गोल क्या है, क्या मेरे पास इस वक्त क्या इन्वेस्टमेंट है, अगर है तो कितनी है। तो उसमें डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो हम आपको कहते हैं कि आप हमसे फ्री एक्सेस लें वीडियोस की, जिसका नाम EVS है, nebulos.org/EVS। वहाँ पर जाइए, 80+ स्किल्स हैं, लर्न कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए और देखिए क्या ये मेरे लिए है, क्या मैं कर पाऊँगा, और अगर है तो आप उससे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों से अटैच्ड होकर। अगर थोड़े पैसे हैं आपके पास, आप कहते हैं मेरे पास चंद $1000 हैं, तो आप चलती चलाई दुकानों के अंदर अपनी इन्वेंट्री को सेल कर सकते हैं, एग्जाम्पल चलती हुई शॉप्स के अंदर। और अगर ज़्यादा पैसे हैं तो आप ओबियसली उसमें अपना ब्रांड डेवलप कर सकते हैं, जिसके लिए टेक टाइम्स, बट दिस इज़ रियली द गोल कि मैंने अपनी शॉप को ओपन करना है, और कल को अगर वो चल जाए तो मैं उसको सेल भी कर सकता हूँ हज़ारों लाखों डॉलर्स की। बिल्कुल ठीक है। साकिब अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से कर रहे थे और बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानियों के लिए कि वो इस पर काम करें, लेकिन विशाल वही बात है कि हमने बहुत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना है कि अगर अमेज़ॉन ने हमें सेलर लिस्ट में हुकूमत की इतनी काविशों के बाद शामिल कर लिया है, तो अब हम ऐसा कुछ ना करें कि पाकिस्तान के हम एम्बेसडर हैं अब, और अब हम ये लोगों को पता लगे कि पाकिस्तान से जो प्रोडक्ट आता है वो तो अच्छा नहीं होता है, जो तो हमारी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट पाकिस्तान करेंगे। के अंदर है वो बाहर नहीं होनी चाहिए, हमें इस चीज़ को जो है ना इंश्योर करना होगा। अमेज़ॉन के हालात वैसे नहीं है कि जो जिस तरह से आप कर रहे हैं। अमेज़ॉन बहुत सख्त एक्शंस लेता है, अमेज़ॉन बहुत सख्त एक्शंस लेगा अगर आपके खिलाफ कोई भी रिपोर्ट करेगा वहाँ पर कि भजन ये तो हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। और डीलिस्ट भी किया जा सकता है, जिस तरह से सेलर लिस्ट में शामिल तो कर लिया गया है, तो खुदारा ऐसे काम ना कीजिएगा कि डीलिस्ट कर दिया जाए। आप लोग तब तक ब्रेक लीजिए, आप लोग भी प्लान कीजिए। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।